आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान प्रफुल्ल चौधरी जी मौजूद हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और एक आग्रह आप लोग से है कि इस प्रेस वार्ता से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप प्रफुल्ल चौधरी जी से सीधे सीधे बात करेंगे। इसके अगर कोई भी अगर आपको ये होगा तो इस प्रेस वार्ता की बात में भी आप उसकी बात करें, ठीक है? तो मैं अपने प्रवक्ता श्रीमान प्रफुल्ल चौधरी जी से आग्रह करता हूँ कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक भाई। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता झारखंड आए थे और संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। भाई सबसे पहले तो जिन्होंने संविधान की सबसे बड़ी हत्या की कोशिश की थी 1975 में पूरे संविधान को सस्पेंड करके आम लोग, हम और आप जैसे लोगों के फंडामेंटल राइट्स यानी राइट टू लाइफ को भी सस्पेंड करके, राइट टू प्रॉपर्टी को सस्पेंड करके वो आज संविधान बचाओ के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और साहब 1976 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनका टर्म तब तक खत्म हो चुका था 71 के चुनाव के बाद, लेकिन चूंकि इमरजेंसी लगी हुई थी तो बिना पार्लियामेंट के वो प्रधानमंत्री बनी हुई थी। ये देश के इतिहास की एकमात्र घटना थी। तो 1976 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 42वें संशोधन के जरिए पूरे संविधान का स्वरूप बदलने की नापाक कोशिश की थी। उसे नापाक कोशिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि उस समय पूरा संविधान का स्वरूप एक तरीके से बदल जाता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा, मुख्यमंत्री, इन सबकी शक्तियों को कम करके इन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में देने का संशोधन किया था। बाद में इस संशोधन के जो ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजेस थे उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो 42वें संशोधन के जरिए तो ये पूरे संविधान का स्वरूप बदल रही थी। अब प्रियम्बल में भी सेकुलर शब्द इसी संशोधन के जरिए जोड़ा गया। तो जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई, संविधान को सस्पेंड किया, देश में तानाशाही कर दी, अब उन लोगों के मुंह से अगर हम संविधान बचाओ की बात सुनते हैं तो ये तो वही बात होती है ना जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी ने कहा था, 100 चूहा खाकर बिल्ली हज करने चल रही है। और हज तो वैसे भी कांग्रेस के लिए बड़ा प्रिय शब्द है। अल्पसंख्यक वोट के तुष्टिकरण की जो राजनीति करते हैं वो तो ऐसे शब्दों से बड़ा प्यार करते हैं। खड़गे जी आए थे, हमें लगा खड़ग निकलेगा, पूरा पाकिस्तान के खिलाफ तलवार भांजेंगे, वो खड़ग की चमक दिखेगी, रांची से बड़ी घोषणा होगी। लेकिन ये क्या साहब, खड़गे साहब ने खड़ग भी निकाला तो वो तो देश के सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ निकाल दिया, प्रधानमंत्री के खिलाफ निकाल दिया। अब देखिए ये कैसी बात होती है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर स्पष्टीकरण दे दिया कि पहलगाम अटैक जो हुआ था उसमें सुरक्षा व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ थी, इसमें केंद्र ने स्वीकारा है। खड़गे साहब ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। वो कहा कि प्रधानमंत्री को पता था ये घटना होने वाली है, इसलिए उन्होंने कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया था। जो सरकारी होम मिनिस्ट्री अफेयर्स के जो प्रवक्ता हैं उनका बयान आया था कि कश्मीर के डल लेक इलाके में कुछ हमले की आशंका थी। पहलगाम में पिछले 2 दशकों से कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है। वो सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर है, बहुत सेफ जगह माना जाता था। लेकिन केंद्र सरकार ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है कि सुरक्षा में क्या चूक हुई थी। लेकिन खड़गे साहब आज जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं और देश के लिए प्रधानमंत्री पर तरह तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, तो इनको याद रखना चाहिए कि देश में 2 बड़े सुरक्षा फेलियर हुए। भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों सुरक्षा फेलियर्स की ओर ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन सरकार पर कभी उंगली नहीं उठाई। सबसे बड़ा देश का सिक्योरिटी लैप्स, इंटेलिजेंस फेलियर था जिस समय एक सिटिंग प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा कर दी थी और इंटेलिजेंस को कोई फीडबैक नहीं थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके का इंटेलिजेंस फेलियर था ये। इससे बड़ा देश में कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री जी की हत्या उनके बॉडीगार्ड्स ने कर दी देश के प्रधानमंत्री आवास के भीतर। दूसरा जो सबसे बड़ा लैप्स था इंटेलिजेंस का देश के इतिहास में, वो 26/11 का मुंबई अटैक था, जब 10 लोगों ने 4 दिन तक
मुंबई शहर को हॉस्टेज बनाकर रखा था। 300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। आप सोचिए, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है मुंबई, उसको 10 आतंकवादियों ने 4 दिन तक हॉस्टेज बनाकर रखा था। तो उन इंटेलिजेंस फेलियर्स पे, वो प्रधानमंत्री आवास पे हत्या होने की बात हो, या 26/11 पे पूरे एक शहर को 4 दिन तक कांग्रेस के शासनकाल में होस्टेज रखने की बात हुई हो, हम लोगों ने कभी प्रश्न नहीं उठाया। हम देश के साथ खड़े रहे। हमने तो कहा कि साहब, देश को जो कठोरतम कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए। और लगे हाथ, आज आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण जिक्र करना चाहेंगे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बैराक ओबामा ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, अ प्रॉमिस्ड लैंड। बैराक ओबामा जिस समय, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि जिस समय मेरी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मुलाकात हुई 26/11 हमले के बाद, तो मैंने कहा कि ये रिटेलिएशन क्यों नहीं हुआ, आपकी तरफ से जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। प्रॉमिस लैंड, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है बैराक ओबामा जी की, उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, इससे मुसलमानों के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ता और भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों को बढ़ावा मिलता। ये मेरे बोल नहीं है, ये बैराक ओबामा, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने अपने संस्मरण में अ प्रॉमिस लैंड में लिखा है। तो इंटेलिजेंस फेलियर की जो बात उठाते हैं ना, मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया कि किस तरीके से भारत, उस समय का भारत और अभी के भारत में क्या अंतर है। पहलगाम का हमला हुआ, पूरा देश शौक में है, बड़ी कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे जिन आतंकवादियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और जो लोग इनको प्रश्रय देने वाले थे। अब ये लोग साहब काउंटडाउन कर रहे हैं, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन इंतजार कीजिए। सेना को पूरी छूट दे दी गई है। अब क्या चाहते हैं, कोई ऐसे मिशन में सेना कूद जाए जहां पूरी तैयारी के बिना, जहां उससे ज्यादा बड़ा नुकसान हो। क्या आप सेना को नुकसान चाहते हैं, जो रोज आप काउंटडाउन करते हैं? आज भी खड़गे साहब और कांग्रेस के तमाम नेता ने कहा 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, केंद्र सरकार कुछ कह नहीं रही। साहब 1971 की लड़ाई में तो हमने कभी नहीं कहा था, जब बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, वो नरसंहार कर रहे थे बांग्लादेशियों का। भारतीय सेना को जब प्रधानमंत्री ने हमला करने को कहा था, तो जनरल मानेकशॉ ने सोल्जर्स डायरी अपने संस्मरण में लिखा है कि मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि मुझे 6 महीना चाहिए, क्योंकि मेरे पास उस तरह की तैयारी नहीं है। तो जवाब दिया जाएगा ना सिर्फ आतंकवादियों को, बल्कि आतंकवादियों के आकाओं को भी। और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को विचलित नहीं हो। समय भी हम तय करेंगे, तिथि भी हम तय करेंगे, लेकिन मारेंगे तो जरूर उन सारे आकाओं को जिन्होंने आतंकवाद को प्रश्रय दिया है, और उन सारे आतंकवादियों को भी नेस्तनाबूद करेंगे। देखिए, जब पूरा देश एक भाषा बोलता है, तो राहुल गांधी कहते साहब मैं तो देश के साथ हूं, लेकिन राहुल गांधी के जीजा जी, उनका कितना चर्चित बयान था साहब, कहे कि मुसलमान और हिंदुओं को इसलिए अलग करके मारा गया क्योंकि मुसलमान देश में असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये कांग्रेस के दामाद जी का बयान था, सोनिया जी के दामाद जी, प्रियंका जी के पति जी, राहुल जी के जीजा जी कह रहे साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही, इसलिए असुरक्षित महसूस कर रहा है। और इनके जो यूपी के नेता जे रहे हैं, उन्होंने सारी निम्न स्तर की जो घटिया कमेंट्स है, उससे भी वो निम्न गिर गए। वो रफाल जेट का एक मॉडल लेकर, नींबू मिर्चा लेकर कह रही है कब टेक ऑफ करेगा, मजाक उड़ाया हमारी वायुसेना का उन्होंने। इसके अतिरिक्त जो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के हैं सिद्धरमैया साहब, उन्होंने कहा कि जंग की जरूरत क्या है साहब, कोई प्रूफ ही नहीं है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। सैफुद्दीन सोज, उनका भी कहना था कि अरे ये पूरे पाकिस्तान पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भटके हुए लोगों ने हमला कर दिया है। इसके अतिरिक्त आप देखें, महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलए हैं विजय, उन्होंने कहा कि साहब ये तो प्रश्न ही नहीं है कि आतंकवादी धर्म पूछकर मारेंगे, इतना समय कहां होता है। और इमरान मसूद ने तो हद कर दी। एक पॉडकास्ट कार्यक्रम में उन्होंने कहा, कहां हुआ था बालाकोट एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान में 3 कौओं को हम मार कर आ गए और हम सीना ठोक रहे हैं कि एयर स्ट्राइक कर दिया। और इसके अतिरिक्त कांग्रेस के तमाम नेता ने हमेशा देश के खिलाफ बोला है। तो हम तो कहते हैं ना कि जो हमारा आंदोलन था कि पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, तो पाकिस्तानियों के साथ कांग्रेस का लबादा ओढ़े इन पाकिस्तान परस्त लोगों को भी वाघा बॉर्डर खोलकर इसके बाहर करना चाहिए। देखिए, आज एक और बात उन्होंने कही, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, जातिगत जनगणना पर कि हमने उन्हें झुका दिया। अरे साहब, जातिगत जनगणना को लेकर अगर आप बात शुरू करें ना, तो बात बहुत दूर तक जाएगी।
1900 आप इसे देखिए 1872 से 1931 तक लगातार जनगणना होती थी, उसमें जाति का कॉलम था। 1951 में अंतरिम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने बहुत पहले 1946 में क्वीन विक्टोरिया को आस्था मानते हुए जो यूनियन जैक था उसके सामने शपथ ली थी, वो यूनियन एक्शन प्लान के तहत। तो वो तो 1946 में ही प्रधानमंत्री बन गए थे क्वीन विक्टोरिया के प्रति शपथ लेकर। 1951 में नेहरू जी ने कास्ट शब्द को हटा दिया सेंसस से, और लगातार 1951 के बाद से ये कभी होता नहीं आया। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस इन्होंने एक वर्ड यूज किया जो जनगणना हुई थी उसमें डाला, लेकिन इसके आंकड़ों को कभी भी पब्लिश नहीं किया गया। और सरकार का पक्ष क्या था 2011 के सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सर्वे के बारे में कि भाई ये जो है ऑथेंटिक नहीं है। अपने ही डेटा पर कांग्रेस की सरकार को डाउट था, इसीलिए इन्होंने किया नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण है जो आज ये ओबीसी के लिए खड़ियाली आंसू बहाते हैं, इनको तो बताना चाहिए ना कि जब भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में थी, जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने मंडल कमीशन का गठन किया था। उस मंडल कमीशन ने 1980 में रिपोर्टें सौंपी थी, जिस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। 5 वर्ष तक वो रही, 5 वर्ष तक राजीव गांधी रहे, 10 वर्ष तक कांग्रेस की ब्रूट मेजोरिटी की सरकारों ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को दबा कर रखा। 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया तो तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता राजीव गांधी जी उठे और पॉइंट बाय पॉइंट इसका विरोध किया और कहा ये देश को तोड़ने वाला है और ये इससे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये सारा आपको आर्काइव में जो लोकसभा टीवी है आपको वहां मिल जाएगा, लोकसभा के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं उसमें मिल जाएगा। तो ये तो वो लोग हैं जो हमेशा मंडल कमीशन और जो पिछड़ों को आरक्षण देने का विरोध किया करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार थी जिसने ओबीसी के लिए आरक्षण मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था की, और जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था। उस समय उस सरकार में हम भी सम्मिलित थे, लेकिन कांग्रेस पूरे तरीके से एक्सपोज है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आज बड़ी सभा की बात थी, भीड़ के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा कि भीड़ कितना का इन्होंने आकलन किया था। रोज तस्वीरें दिखती थी, कांग्रेस के नेताओं ने निरीक्षण किया, कांग्रेस के नेताओं ने क्राउड मैनेजमेंट का किया। कहां क्राउड था साहब? उतना ज्यादा क्राउड तो हमारे जिला की मीटिंग्स में आ जाता है, जिला की रैलियों में आ जाता है, जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष में आया था। सुपर फ्लॉप रैली थी, लेकिन उससे भी आपत्तिजनक थी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का खड़ग निकला जरूर बयान से, लेकिन वो देश के खिलाफ ही निकल गया। इस विषय पर कोई प्रश्न मित्रों? क्या राहुल गांधी जी जो 17,000 सिखों का नरसंहार हुआ था 1984 में, जब उनके पिताजी स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि साहब बड़ा वृक्ष गिरता है तो कंपन होती है, क्या उन जानों को लौटा देंगे? क्या उन मौतों को लौटा देंगे? जो लाखों लोगों का मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें बेल का प्रोविजन नहीं था, 1975-77 के बीच में इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें से कुछ एलाइज कांग्रेस के साथ भी है, क्या उनका बीता हुआ समय लौटा देंगे? माफी मांग लेने से जो इनके कुकृत्य हैं, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। 17,000 सिखों की बेवाओं से जाकर पूछिए, उनके बच्चों से जाकर पूछिए, जो 1984 के दंगों से आज भी करार है।